तो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम लोग का UPLT ग्रेड कॉमर्स वाले में 10 टॉपिक 10 मैराथन वाले क्लास में आज हम लोग का मैराथन क्लास है कंपनी अकाउंट का। ध्यान दीजिएगा, कंपनी अकाउंट का, जिसका इस समय प्रेजेंट टाइम में नाम आप लोग का कॉर्पोरेट अकाउंट के नाम से जाना जाता है। खैर, आप लोग को सिलेबस में कंपनी खाते दिया गया है। कंपनी खाते में जो सिलेबस में दिया गया है पूरा कंपनी आपको नहीं पढ़ना है। इसमें केवल आपको सिलेबस में पढ़ना है अंशों का निर्गमन, माने कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में पढ़ना है। उसमें अंशों का निर्गमन, उसका हरण और उसके पुनः निर्गमन के बारे में आप लोग को पढ़ना है। मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन आप कंपनी ऐसे समझिए, और उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर और री इशू आपको पढ़ना। बस इतने ही सिलेबस में दिया गया। इसमें डिवेंचर या आगे के वाले चीज़ों में जो सिलेबस में है, मतलब कंपनी अकाउंट में होता है, वो चीज़ें नहीं दी गई। तो इस मैराथन क्लास में UPLT ग्रेड का 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पिछले साल एग्जाम में आए हुए होंगे, और कुछ संभावित क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान दीजिएगा, पूरे सिलेबस को मैंने 10 टॉपिक में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। बहुत सारे टॉपिक आप लोग को पीछे कम से कम 5 टॉपिक दे चुके हैं, 6वां टॉपिक ये चल रहा है। इसके बाद पार्टनरशिप आएगा, उसके बाद स्टैटिक्स का आएगा, और भी उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आएगा। ऐसे ऐसे करके टोटल मैं 10 टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा एग्जाम से पहले तक। कुल मिलाकर आपको मैं 1200 MCQ क्वेश्चन दूंगा। 1200 MCQ क्वेश्चन काफ़ी होता है, और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जरूर मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि PYQ ही इसमें है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जनरली आते ही हैं, कुछ नया एडिशनल क्वेश्चन है तो उसमें से भी आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। एक चीज़ और ज़रूरी कहना है कि जिन बच्चों को हमसे जुड़ना होगा, क्योंकि मैं UPLT का कोई कोर्स नहीं चला रहा हूँ, और जिन बच्चों को हमसे जुड़ना होगा, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। उससे बेनिफिट ये होगा कि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम आसान क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि समता अंशधारी होते हैं, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं। भाई, इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं सभी लोग जानते होंगे कि कंपनी के स्वामी होते हैं, लेनदार होते हैं, कि कंपनी के ग्राहक होते हैं, कि कंपनी के ऋणदाता होते हैं। कंपनी के जो समता अंशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, यही कंपनी के असली मालिक, असली स्वामी होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, ये कंपनी के स्वामी होते हैं, ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन। अंशधारी प्राप्त करते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी से क्या प्राप्त करते हैं। भाई, शेयर खरीदे हैं, अर्थात पैसा कंपनी में लगाए हैं, तो उसके बदले में उन्हें कुछ तो मिलेगा ही। तो वह लाभांश प्राप्त करते हैं, कि ब्याज प्राप्त करते हैं, कि कमीशन या वेतन प्राप्त करते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी से क्या प्राप्त करते हैं, लाभांश अर्थात डिविडेंड प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा E। तीसरा क्वेश्चन है कि कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं हो सकता। कह रहा है कि कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं हो सकता। किस मूल्य पर पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं हो सकता? कि सम मूल्य पर, कटौती पर, प्रीमियम पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए भाई, किस मूल्य पर नहीं हो सकता। ऑप्शन है B, कटौती पर शोधन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन है कि पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए कौन सा तरीका वैधानिक है। जो हमारा प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इसके रिडेम्पशन के लिए कौन सा तरीका लीगल है, अर्थात वैधानिक है। ऑप्शन में दे रहा है कि कंपनी की संपत्तियों को बेचना, बैंक से ऋण लेना, नए समता अंशों का निर्गमन करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, इसमें से कौन सा तरीका ऐसा है जो वैधानिक है। बैंक से ऋण लेकर पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जाता है, एक लीगल तरीका है। अपनी एसेट्स को बेच देंगे तो भाई ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्या नाम है, समता अंश इशू करेंगे, ये भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन बैंक से कर्जा लेकर, क्योंकि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को का पेमेंट करना होता है, वो तो अचानक पेमेंट करना होता है, तो सीधे कह देते हैं भाई हमारा पैसा दे दीजिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास पैसा नहीं है, इतने लंबे प्रोसेस करने से बेहतर है कि आप बैंक से कर्जा लेकर उसको पेमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू हुआ। जो कंपनी अधिनियम 2013 में तो बना था, लेकिन ये अपना काम करना कब से शुरू किया, ये पूछा जा रहा है आपसे।
तो 1 अप्रैल 2013 से, 1 अप्रैल 2014 से, 1 अक्टूबर 2015 से, 1 जनवरी 2015 से। सही ऑप्शन बी होगा कि 1 अप्रैल 2014 से ये अपना कार्य करना आरंभ कर दिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर कि कंपनी अधिनियम 2013 में सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा दी गई है। लिखा है कि जो कंपनी एक्ट 2013 है इसमें पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। धारा 268 में, 270 में, 269 में, 271 में। सही ऑप्शन है 269 में। अक्सर सेक्शन वाले भी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सेक्शन याद कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट होगा उसका। तो 269 में एक पब्लिक कंपनी के बारे में डिफाइन किया गया है। एक कंपनी का निर्माण किया जाता है। बताइए एक कंपनी कैसे बनती है। लिखा है कि संसद के विशेष अधिवेशन द्वारा। इसमें यह नहीं कहा है कि किस टाइप की कंपनी, जनरली मतलब नॉर्मल कंपनी एक कैसे स्थापित की जाती है। सामान्य कानून के द्वारा, विनियोगों के आपसी अनुबंध द्वारा, सदस्यों की स्थिति दे। देखिए सामान्य कानून के द्वारा मतलब जो कंपनी अधिनियम हमारा बना है वो एक कानून है, उसके अंतर्गत एक कंपनी का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी का वैधानिक स्तर होता है। एक कंपनी का स्टेचरी लेवल क्या होता है। ये एक कृत्रिम व्यक्ति है कि फर्म है। वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है तो उपरोक्त में से कोई नहीं। कंपनी क्या है। कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। जब भी आप इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, कंपनी क्या है, एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है जिसका एक पृथक अस्तित्व होता है, ऐसा करके डेफिनेशन दिया गया है। तो कंपनी का वैधानिक स्तर क्या है, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। नामित पूंजी से क्या आशय है। नामित पूंजी, नॉमिनेटेड पूंजी, नॉमिनेटेड कैपिटल। नॉमिनेटेड कैपिटल से क्या मतलब है अधिकृत पूंजी, निर्मित पूंजी, संचित पूंजी, प्रार्थित पूंजी। अधिकृत पूंजी को ही नामित पूंजी को नाम से जानते हैं, क्योंकि अधिकृत पूंजी को एथोराइज कैपिटल भी कहते हैं, अधिकृत पूंजी भी कहते हैं, रजिस्टर्ड पूंजी भी कहते हैं और नामित पूंजी के नाम से जानते हैं। इसके कई नाम हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। 10 नंबर क्वेश्चन है बोनस अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। जो हमारा बोनस शेयर्स है इसका इशू किया जा सकता है अंश प्रीमियम खाते से, कि सामान्य संचय खाते से, कि पूंजी संचय खाते से, कि उपरोक्त सभी से। बताइए बोनस शेयर का इशू कैसे किया जाता है। सामान्य संचय खाते से इसका इशू किया जाता है। नेक्स्ट है कि कंपनी द्वारा सर्वप्रथम जारी किया जाता है। कंपनी सबसे पहले कह रहा है कि क्या जारी करती है, क्या इशू करती है। ऑप्शन में दे रहा है कि स्टॉक, शेयर प्रमाण पत्र, अंश, अंश अधिपत्र। तो सबसे पहले एक कंपनी यदि कुछ उसको जारी करना है तो अंश अधिपत्र, शेयर वारंट इशू कर सकती है। उसके बाद करने को तो सारी चीज़ें को कर सकती है, लेकिन सबसे पहले पूछ रहा है सर्वप्रथम जारी किया जा सकता है तो शेयर वारंट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसे कहते हैं। ऐसा लाभांश, ऐसा डिविडेंड जो एक साल के बीच में, मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होने स्टार्ट होने के बाद और अगला फाइनेंशियल ईयर मतलब आने के पहले, मतलब दोनों के बीच में जो डिविडेंड घोषित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। अयाचित लाभांश, अंतिम लाभांश, अंतरिम लाभांश, पूर्वाधिकार लाभांश। उसको अंतरिम लाभांश, इंटर्म डिविडेंड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कंपनी के सदस्यों का दायित्व होता है। जो हमारी कंपनी होते हैं उसके मेंबर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटीज कैसे होती है। पीछे के लेक्चर में आपको बताए थे कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी में कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, अर्थात कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। एक ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बड़ा है। 14 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है ऐसा अधिमान अंश जिनका यह अधिकार होता है कि वह समता अंशधारकों को लाभांश देने के बाद बचे हुए लाभों में से हिस्सा ले सके, उन्हें कहते हैं। अब यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। ऐसा अधिमान अंश मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनका यह अधिकार होता है कि वह समता अंशधारियों को लाभांश देने, मतलब ऐसे वैसे कौन से पूर्वाधिकार अंश है जो समता अंशों को लाभांश देने के बाद, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पेमेंट करने के बाद जो बचा हुआ लाभांश होता है, लाभ में हिस्सा होता है, बचा हुआ हिस्सा होता है या लाभांश होता है, लाभों में हिस्सा ले सके, उन्हें किस तरह के प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। ऑप्शन में दे रहा है
परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश से तो होता नहीं है, संचय पूर्वाधिकार अंश से भी नहीं होता है, सहभागी पूर्वाधिकार अंश से होता है, उपयुक्त सभी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि अंश पूंजी का वास्तविक प्राप्त राशि है, मतलब शेयर कैपिटल का एक्चुअल रिसिप्ट अमाउंट क्या है। निर्मित पूंजी, अंश आवेदन पर प्राप्त राशि, चुकता पूंजी, प्राथित पूंजी, बताइए क्या होता है। चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल जो होती है वो एक अंश पूंजी की वास्तविक प्राप्त राशि होती है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी के आशय क्या है, मतलब कंपनी की एथोराइज शेयर कैपिटल का क्या मतलब है। पार्षद सीमा नियम में पूंजी वाक्य में उल्लिखित अधिकतम राशि, पार्षद अंतर नियम में उल्लिखित अधिकतम राशि, कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा निर्धारित राशि, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। एथोराइज कैपिटल अधिकृत पूंजी का मतलब होता है कि एक ऐसा पूंजी जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में जिसका उल्लेख है, या ऐसे समझिए कि जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन कराते समय जिस पूंजी का उल्लेख किया जाता है उसे को हम क्या कहते हैं, एथोराइज कैपिटल या नामित कैपिटल के नाम से जानते हैं, या अंकित पूंजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी एक ही क्वेश्चन ले रहा है। एक अंशधारी को भुगतान किए जाने वाले लाभांश के निर्धारण का आधार क्या होता है। एक शेयर होल्डर को भुगतान किए जाने वाले डिविडेंड के निर्धारण का मतलब, एक शेयर होल्डर को जो डिविडेंड का हम पेमेंट करते हैं उसके निर्धारण का आधार क्या होता है। तो ऑप्शन में दे रहा है अविदत पूंजी, मांगी गई पूंजी, भुगतान की गई पूंजी की भुगतान की गई पूंजी तथा अग्रिम मांग राशि। क्या होता है भाई, सही ऑप्शन है अविदत पूंजी, ये इसका आधार होता है, इसी के बेस पर डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, लिखा है कि अंश पूंजी का वह भाग जिसकी मांग केवल कंपनी के समापन पर की जा सकती है वो उसे कौन सी पूंजी कहा जाता है। मतलब कह रहा है कि ऐसी कौन सी पूंजी है जिसकी डिमांड, जिसकी मांग जब भी कंपनी का समापन होता है उस सिचुएशन पर उस पूंजी को मांगा जाता है, तो उस पूंजी को हम किस नाम से जानते हैं। अधिकृत पूंजी, निर्मित पूंजी, अभिदत पूंजी, आरक्षित पूंजी। आरक्षित पूंजी को कहते हैं, आरक्षित पूंजी ही ऐसी होती है जो कंपनी के समापन पर इसकी डिमांड की जाती है। इसको संचित पूंजी या रिजर्व कैपिटल के नाम से भी हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर कि अंशों के जब्ती के समय अंश पूंजी खाते को क्या करते हैं। मतलब जब शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है उस समय शेयर कैपिटल खाते को क्या करते हैं। जब्त किए गए अंश के अंकित मूल्य से डेबिट किया जाता है, जब्त किए गए अंशों पर प्राप्त राशि से डेबिट किया जाता है, जब्त किए गए अंशों पर मांगी गई रकम से डेबिट किया जाता है, जब्त किए गए अंशों पर मांगी गई रकम से क्रेडिट किया जाता है। बताइए क्या होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है कि जब भी शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है उस समय शेयर कैपिटल अकाउंट को जब्त किए गए अंशों की मांगी गई राशि काल से अमाउंट से क्या किया जाता है, उसको डेबिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अंशों का आवंटन करने के लिए अधिकृत है। एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कह रहा है कि कंपनी के अंशों का अलॉटमेंट करने के लिए एथोराइज है। कौन एथोराइज है भाई शेयर को अलॉटमेंट करने के लिए। कंपनी का सेक्रेटरी है कि कंपनी का लेखाकार है कि कंपनी का डायरेक्टर है कि कंपनी का वित्तीय प्रबंधक है। तो सही ऑप्शन है कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या संचालक मंडल होता है वो कंपनी के शेयरों को आवंटन करने के लिए अधिकृत होता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अधिकृत पूंजी का जो भाग जनता में बिक्री के लिए प्रस्तुत और आवेदित किया गया है उसे हम क्या कहते हैं। कह रहा है कि एथोराइज कैपिटल का वह भाग जो जनता में सेल करने के लिए प्रस्तुत और आवेदित किया गया है उसको हम किस कैपिटल के नाम से जानते हैं। दत्त पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, निर्गमित व आवेदित पूंजी। सही ऑप्शन है निर्गमित व आवेदित पूंजी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। लिखा है कि कंपनी की आधारभूत पूंजी की व्यवस्था करते हैं। माने कंपनी आधारभूत पूंजी की व्यवस्था करते हैं। जो कंपनी होती है वो बेस कैपिटल कैसे व्यवस्था करते हैं। संतान से, ऋण पत्र से, पूर्वाधिकार अंशधारियों के, औद्योगिक वित्त निगम से।
एक जो कंपनी होती है अपनी बेस कैपिटल, ठीक ना, कैसे तैयार करती है, वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर से तैयार करती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अधिलाभांश अंश का अर्थ उस अंश से है जिसे निर्मित किया जा सकता है। अधिलाभांश जो बोनस शेयर होते हैं का मतलब है कि उस शेयर से है जिसे इशू किया जाता है। कैसे इशू किया जाता है भाई, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। लाभ के अंश के बदले कर्मचारियों को, वर्तमान क्षमता अंशधारियों को बिना प्रतिफल के, यही सही है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश के बदले, ऋण पत्रधारियों को ब्याज के बदले। सही ऑप्शन क्या है, जो हमारा अधिलाभांश अंश होता है ये वे अंश है जो इशू किया जाता है, वर्तमान जो हमारे क्षमता अंशधारी है, इक्विटी शेयर होल्डर हैं, उनको बिना प्रतिफल का इशू किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि अंश प्रीमियम की राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता। कह रहा है कि जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है इसका यूज नहीं किया जा सकता है। बोनस अंशों के निर्माण के लिए भाई किया जाता है, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए किया जाता है, ऋण पत्रों के निर्माण पर कटौती को अपलिखित करने के लिए किया जाता है, अंशधारियों को नगद लाभांश देने के लिए, माने डिविडेंड देने के लिए हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को का यूज नहीं किया जाता है। ये बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन में आता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अंश प्रार्थना पत्र के साथ मांगी जाने वाली रकम का अंश के अंकित मूल्य के अनुपात होना चाहिए कम से कम। कह रहा है कि शेयर एप्लीकेशन मनी जब मांगी जाने वाली रकम अंश के अंकित मूल्य का कितना परसेंट होना चाहिए, 2%, 6%, 12%, 5%। ऑप्शन के हिसाब से बताइए कितना परसेंट होना चाहिए। कम से कम शेयर एप्लीकेशन मनी हमारी 5% से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आप लोग को बार बार रिपीट एग्जाम में आते हैं, क्योंकि बहुत छोटे टॉपिक से लिया गया है, केवल कंपनी के शेयर से लिया गया है, और शेयर में पूरा मतलब शेयर, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से ये मान के चलिए शेयर से ही 10-12 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचित अंश पूंजी का अर्थ है, रिजर्व शेयर कैपिटल का क्या मतलब है। प्रारंभ में अधिकृत अंश पूंजी के भाग की याचना करना, अयाचित अंश पूंजी के भाग को कंपनी के समापन पर याचित करना, पूंजी का अधिक अभिभाजन और पूंजी का अल्प अभियाचन। बताइए, संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल का हमारा क्या मतलब होता है। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कि अयाचित अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन पर याचित किया गया है, मतलब मांगा गया है, तो उसे हम रिजर्व कैपिटल या संचित कैपिटल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि यदि कंपनी टेबल ए को अपनाती है, अग्रिम मांग अदायगी मतलब कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी को ब्याज देना पड़ता है, उसकी दर क्या है। सीधे से कहने का मतलब है कि कॉल्स इन एडवांस पर ब्याज का रेट क्या है। 8%, 12%, 7%, 5%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी इस तरह का भी आता है, लेकिन कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। इस पर ब्याज की रेट हमारी है 12%। अब यही कॉल्स इन एरियर दिया रहता तो कितना होता, 10%। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवहार में अंश पूंजी से क्या आशय है, मतलब व्यवहार में शेयर कैपिटल से क्या मतलब है। अधिकृत पूंजी से है, निर्मित पूंजी से है, मांगी गई पूंजी से है कि भुगतान की गई पूंजी से। बताइए, व्यवहार में शेयर कैपिटल का क्या मतलब है। व्यवहार में शेयर कैपिटल का मतलब है कि जो पूंजी मांगी गई है, याचना की गई है, कॉल्स की गई है, उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। व्यवहार में बात कर रहे हैं नॉर्मली तरीके से। प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए मांगी गई पूंजी में से कौन सी राशि काटी जाती है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रदत्त पूंजी मतलब पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए मांगी गई पूंजी में से, मतलब प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए जो हमारी कॉल्स पूंजी है, कॉल्स कैपिटल है, में से कौन सी राशि काटी जाती है मतलब घटाई जाती है या कम की जाती है। ऑप्शन में दे रहा है अग्रिम मांग राशि, मांग की बकाया राशि, यही है कॉल्स इन एरियर, अंशहरण, अंश निर्गमन पर बट्टा। सही ऑप्शन है कि उसमें से कॉल्स इन एरियर को घटा देते हैं तो प्रदत्त पूंजी हमें मिल जाता है। अब देखिएगा, एक न्यूमेरिकल है, ये एग्जाम में एक बार आया हुआ भी है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। यदि 10 रुपये के
₹10 के एक अंश जिस पर ₹6 भुगतान हो चुका है। समझिएगा कि जो हमारा शेयर है, शेयर की वैल्यू ₹10 है एक शेयर। अब इस पर ₹6 भुगतान किया गया है, जो ₹6 कह रहा है कि इस पर पेड अप हुआ को हरित किया गया, मतलब कह रहा है जो ₹6 पेड हो गया है, मतलब एक शेयर का दाम ₹10 है जिस पर शेयर होल्डर ने ₹6 पे कर दिया, इसको कह रहा है कि हरित कर लिया गया, मतलब फॉरफीचर कर लिया गया, मान फॉरफिटेड कर लिया गया। तो उसे न्यूनतम मूल्य पर निर्मित किया जा सकता है। पूछ रहा है कि यदि इसे री इशू करना हो, हमें री इशू करना हो तो वह न्यूनतम मूल्य क्या होगा, किस मूल्य पर री इशू कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 बार आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन हो कि शेयर की वैल्यू ₹10 है और उस पर पेडअप ₹6 किया जा चुका है, पेडअप कितना किया गया है, ₹6 किया गया और फॉरफीचर कर लिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में यदि उसको रीइशू करना होगा तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कि रियल इसकी वैल्यू ₹10 है, पेड किया गया है इतना रुपया, तो जो हमारा ₹4 जो अनपेड है इससे कम पर उसे रीइशू नहीं किया जा सकता। तो कितने पे रीइशू किया जाएगा भाई, ₹4 पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिखा है ₹6 प्रति अंश, ₹4 प्रति अंश, ₹10 प्रति अंश, तो सही ऑप्शन है ₹4 प्रति शेयर। अगला क्वेश्चन है, अंशों और ऋण पत्रों में अभिदान आमंत्रित करने के लिए प्रविवरण निर्मित कर सकती है। कह रहा है शेयर और डिवेंचर में अभिदान मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन आमंत्रित करने के लिए प्रविवरण निर्मित कर सकती है। प्रविवरण अब पूछ रहा है कि कौन निर्मित कर सकती है, एक सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी, उपयोग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए, शेयर और डिवेंचर को इशू करने के लिए कौन सी कंपनी अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन आमंत्रित कर सकती है, बताइए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कौन आमंत्रित कर सकती है, ये ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कंपनियां कर सकती है। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, 32 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि कंपनी के समापन के समय मांगी जाने वाली पूंजी के भाग को क्या कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है और हर बार एग्जाम में आता है, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये है कि वो हर बार, हर साल, हर एग्जाम में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिखा है कि कंपनी के समापन के समय मांगी जाने वाली पूंजी के उस भाग को क्या कहा जाता है। अधिकृत पूंजी, पूंजी संचय, याचित पूंजी, संचय अंश पूंजी। बताइए कौन सा पूंजी कहा जाता है, संचय अंश पूंजी माने रिजर्व कैपिटल। अगला कह रहा है कि एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। तो मिनिमम की बात में पूछ रहा है तो मिनिमम कितना हो जाएंगे, 7। प्राइवेट कंपनी है तो 2 और 200। 34 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि सभी जब्त अंशों को पुनः निर्मित करने के पश्चात जब्त अंश लेखे में बची जमा शेष को अंतरण किया जाता है। क्वेश्चन है कि जितने भी शेयर को फॉरफिटेड कर लिया गया उसे रीइशू करने के पश्चात, यदि रीइशू कर दे रहे हैं, जब्त अंश लेखों में मतलब जो फॉरफिटेड अकाउंट में जो बची जमा शेष है, जो अमाउंट बच गया है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, सामान्य आरक्षित निधि में माने जनरल रिजर्व में, कि आरक्षित निधि में रिजर्व कैपिटल में, कि पूंजी संचय में माने कैपिटल रिजर्व में, कि वैधानिक कोष में। तो सही ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि अंश आवेदन खाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन से खाता है। तो भाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल, इनमें से कोई नहीं, तो पर्सनल अकाउंट है। ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि अंश हरण किया जाता है, शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है याचित राशि के न मिलने पर,
एनुअल जनरल मीटिंग में भाग न लेने पर ABC दोनों कंडीशन में, कि इनमें से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन है पहला है कि यदि एक शेयर होल्डर अपनी याचना राशि का भुगतान नहीं करता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, शेयर को फोरफिटेड कंपनी कर लेती है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी विशेष सूचना के अभाव में, मतलब कोई पहले से इंफॉर्मेशन नहीं है, में प्रतिभूत प्रीमियम संचय की मांग किसके साथ की जाती है। देखिए, यदि कोई इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं दी गई है तो ऐसे कंडीशन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट किसके साथ मांगा जाता है, आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना, इनमें से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन है आवंटन। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो ऐसे सिचुएशन में सिक्योरिटी प्रीमियम का जो प्रयोग करते हैं वो आवंटन की राशि के साथ करते हैं। यदि दिया है तो भाई जिसके साथ दिया रहेगा उसके साथ करेंगे। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि यदि अंशों को प्रीमियम पर निर्मित किया गया है तथा प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है तो ऐसे अंशों को अपहरण के समय क्या करते हैं। समझिएगा, यदि अंशों को प्रीमियम पर इशू किया गया तथा प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है तो ऐसे अंशों के अपहरण के समय क्या किया जाता है, बताइए। ऐसे अंशों को फॉरफिटेड करने के समय क्या किया जाता है। प्रतिभूत प्रीमियम संचय खाता डेबिट किया जाता है, गलत। प्रतिभूत प्रीमियम संचय खाता क्रेडिट किया जाता है, गलत। प्रतिभूत प्रीमियम संचय खाता न तो डेबिट किया जाता है न क्रेडिट किया जाता है, और इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या दिख रहा है इसमें से, बताइए। शेयर को प्रीमियम पे इशू किया गया है तथा प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है तो ऐसे अंशों को फॉरफिटेड करते समय क्या किया जाएगा। ये तो होगा नहीं, इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यही तीनों में से एक है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जब भी इसको देखिएगा कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मालूम हो तो ठीक, ना मालूम हो तो बुक में इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। आप फॉरफिटेड आप शेयर या रीइशू आप शेयर, उसमें टॉपिक में जाइएगा, लिखा है कि यदि अंशों को प्रीमियम पर इशू किया गया और प्रीमियम की राशि मिल गई तो ऐसे अंशों को फॉरफिटेड करते समय जो जनरल एंट्री होगी हमारी री इशू की, तो ऐसे समय में क्या किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ही आप दी गई छोड़ते हैं। हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है, बताइए। जब फॉरफिट शेयर को फॉरफिटेड कर लिया गया, पुनः निर्गमन रीइशू किया गया, छूट को डेबिट किया जाता है। अंश छूट खाता में, लाभांश खाता में, अंश अपहरण खाता में, सामान्य संचय खाता में, बताइए किस में किया जाता है भाई। लाभांश खाता में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हरण किए गए अंशों को पुनः, ये तो हो गया, यहां आइए, अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझिएगा। 100 रुपये का एक अंश जिस पर 80 रुपया मांगा गया था, मतलब शेयर का दाम हमारा 100 रुपया, याचना की गई कि भाई आप 80 रुपया दे दीजिए, लेकिन 50 रुपया चुकाए गए। पेड कितना किया गया, 50 रुपया। हरण कर लिया गया, मतलब फॉरफिटेड कर लिया गया, अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाएगा। बताइए, शेयर को फॉरफिटेड करते हैं तो क्या एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है। एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, जो हमारा कॉल्स है ये टू शेयर हमारा फॉरफीचर होता है ना। यहाँ केवल यह पूछ रहा है कि शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। यह जो शेयर कैपिटल अकाउंट है कितने रुपए से डेबिट किया जाएगा, 80 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 30 रुपया, बताइए। सही ऑप्शन है, भले शेयर का रेट 100 रुपया लेकिन मांगा गया है कि आप 80 रुपया, तो जितने रुपया याचित किया गया कॉल्स किया गया है, मांगा गया है, उतने ही रुपये से डेबिट किया जाएगा, अर्थात ये 80 रुपया। बाकी तो ये जितना मिल गया है वो फॉरफीचर नहीं मिला है, वो शेयर कॉल्स, 80 रुपये से डेबिट किया, ऑप्शन नंबर ई। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। ब्लू चिप्स अंशों से तात्पर्य है, बताइए ब्लू चिप्स अंशों से क्या तात्पर्य है।
ऐसे अंश जो स्कंद विनिमय केंद्र पर सूचीबद्ध हो, नहीं। ऐसे अंश जिनकी सरकार गारंटी दी हो, नहीं। ऐसे अंश जिस पर लगातार ऊंची दर से लाभ चुकाया गया हो, यही ऑप्शन सही है। और ऐसे अंश जिनका निर्गमन पहली बार हुआ, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऐसे अंश जिस पर लगातार लाभ लंबे समय तक चुकाया गया हो। 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अपहृत अंश मतलब फॉरफिटेड शेयर को पुनः निर्गमन करने के पश्चात अंशहरण खाते को शेष को ट्रांसफर किया जाता है। मतलब शेयर को रीइश्यू करने के बाद फॉरफिटेड अकाउंट का शेष जो आता है वो ट्रांसफर किया जाता है पूंजी संचय खाते में, सामान्य संचय। ये देखिए कई बार क्वेश्चन आ चुका, कई तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। सामान्य संचय खाते से, पूंजी शोधन संचय खाते से, आरक्षित भाई कैपिटल रिजर्व अकाउंट में फॉरफिटेड अकाउंट का शेष ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। अपहृत अंश का शेष, फॉरफिटेड अकाउंट का शेष क्या होता है? वो आयगत संचय है कि पूंजी संचय है कि पूंजीगत संचय, अंश पूंजी संचय है कि पूंजीगत संचय है कि कोई नहीं है? बताइए, फॉरफिटेड शेयर का शेष क्या है? वो अंश पूंजी संचय है, शेयर कैपिटल रिजर्व है। ऑप्शन नंबर बी। चौवालीस नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, न मांगी गई पूंजी के उस भाग को जो भविष्य में केवल कंपनी के समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर दी जाती है, उसे कहते हैं। देखिए, ये तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हर बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ये समझिए कि एक तरह से सारे एग्जाम में क्वेश्चन छप गया, ऐसे मतलब ये क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो बार बार सारे एग्जामों में आते हैं। अधिकृत पूंजी, प्राथित पूंजी, निर्मित पूंजी, संचित पूंजी, उसको रिजर्व कैपिटल के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं यहीं पे आपको 3 बार पढ़ा चुका। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर्स और मैक्सिमम कितने होते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा 200, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर में कह रहा है कि देखिएगा, यहाँ पे रुपये वाला है। 10 रुपये का एक अंश 2 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया। 10 रुपये का एक शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया। पूरी राशि मांग ली गई। पूरी राशि को कहा गया कि आप 10 रुपये का 10 रुपये दे दीजिए, लेकिन 7 रुपये प्राप्त हुए। लेकिन रिसिप्ट कितना हुआ? 7 रुपया। अब यहाँ पे पूंजी खाता क्रेडिट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कर है 10 रुपये का शेयर, 2 रुपये प्रीमियम पे इशू किया, पूरी राशि मांग ली गई, 7 रुपये प्राप्त हुआ, पूंजी खाता क्रेडिट किया जाएगा। अब बताइए क्या होगा? एक चीज इसमें गलत हो गया टाइपिंग। पूंजी खाता क्रेडिट नहीं होगा, ये डेबिट किया जाएगा, ठीक ना? ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से डेबिट किया जाएगा, इसका कहने का मतलब ये है भाई, तो जितना रुपया मांगा गया है, प्राप्त भले 7 रुपया हुआ है, मांगा कितना गया है? 10 रुपया। तो 10 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। पिछला एक क्वेश्चन था सेम उसी तरह। 100 रुपये के एक सामान्य अंश पर कानून स्वीकार्य न्यूनतम आवेदन राशि क्या होगी? मतलब कह रहा है कि 100 रुपये का एक शेयर है, इस पर कह रहा है कि एप्लीकेशन का अमाउंट मिनिमम कितना रुपया होगा? 5, 10, 25, 100, कितना रुपया होगा भाई? कम से कम उसका 5%। 5% मतलब 5 रुपया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। पीछे एक क्वेश्चन था, वो परसेंटेज में दिया हुआ था। जो प्राइस होता है उसका 5%। अंश प्रीमियम खाते का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ये भी क्वेश्चन था, लेकिन उसमें ऑप्शन दूसरे तरीके से थे। ये अंशों है, अंशों के लाभांश देने के लिए तो सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर लागत अपलिखित करने के लिए, कर दायित्वों का भुगतान करने के लिए, पुरानी संपत्ति के विक्रय पे हानि को अपलिखित करने के लिए। सही क्या है? अंशों और ऋण पत्रों के निर्गमन पे जो लागत या खर्चे होते हैं उसको अपलिखित करने के लिए किया जाता है, या कटौती होती है उसको अपलिखित करने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन दे रहा है,
कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक निजी कंपनी में कम से कम सदस्य होने चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? तो भाई मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को लेने के लिए निर्गमित किया गया उसे कौन सी पूंजी कहते हैं? माने एथोराइज कैपिटल का वह भाग जो पब्लिक में लेने के लिए इशू किया गया है उसे हम किस पूंजी के नाम से जानते हैं? तो सही ऑप्शन है प्रार्थित पूंजी, निर्गमित, याचित, संचित। इसमें से निर्गमित पूंजी अर्थात इशूड कैपिटल होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये देखिए क्वेश्चन, नाम मात्र की पूंजी कह रहा है क्या है? नाम मात्र की पूंजी है अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी के द्वारा निर्गमित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। पूंजी का वह भाग जो भावी अंशधारियों को आवेदित की गई? बिल्कुल नहीं। अंश पूंजी की अधिकतम राशि जो कंपनी को निर्गमित किया गया है अधिकृत, यही सही है। अंशधारी द्वारा दी गई वास्तविक राशि भी नहीं है। सही ऑप्शन क्या है? नाम मात्र की पूंजी को एथोराइज कैपिटल कहते हैं। एथोराइज कैपिटल वह राशि होता है जो कंपनी की अधिकतम पूंजी को निर्धारित करता है, अधिकतम सीमा को निर्धारित करता है, या कंपनी का रजिस्ट्रेशन जिस पूंजी से होता है या जिसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम में होता है उसे हम एथोराइज कैपिटल या नाम मात्र की पूंजी, अधिकृत पूंजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाता है सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर दे रहा है। लिखा है कि जब अंश जब्त होते हैं तब पूंजी खाते को नामे किया जाता है, मैंने डेबिट किया जाता है। जब शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट किया जाता है? जब्त राशि से नहीं। अंशों की याचित राशि से? बिल्कुल सही। चुकता राशि से नहीं। नाम मात्र के मूल्य से? सही आंसर है उसकी याचित राशि से, कॉल्स अमाउंट से क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, जब अंश अपहृत किए जाते हैं तो उन पर मांगी गई राशि को डेबिट किया जाए। मतलब जब शेयर को फॉरफिटेड कर लिया गया है तो मांगी गई राशि को डेबिट किया जाता है। किससे? अपहृत खाता से, पूंजी संचय खाता से, सामान्य संचय खाता है कि पूंजी खाता से? किससे किया जाता है भाई? अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया, पूंजी खाता से, शेयर कैपिटल अकाउंट से। क्योंकि मांगी गई राशि से जब शेयर फॉरफिटेड होता है तो मांगी गई राशि से डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट ही करते हैं। वही क्वेश्चन ये भी है, बस इसको उलाट दिया गया। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, अंशों का आवंटन किया जा सकता है। शेयर का अलॉटमेंट कैसे किया जाता है? यह अंशधारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, सेबी से निकासी प्राप्त कर ली गई है, न्यूनतम अंशदान प्राप्त कर लिया गया है, संचालकों से योग्यता अंश ले लिए गए। कह रहा है कि अंशों का आवंटन किया जाता है। किस सिचुएशन में अंशों का आवंटन किया जाता है? जब जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट यदि प्राप्त कर लिया जाता है, न्यूनतम अंशदान राशि प्राप्त कर ली जाती है तो शेयरों का आवंटन हो जाता है। पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं। ये देखिए वो क्वेश्चन बड़ी टिपिकल है कि पूर्वाधिकार शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। कंपनी के लेनदार, कंपनी के स्वामी, कंपनी के ग्राहक, कंपनी कर्मचारी। देखिएगा रियल में इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी के स्वामी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में यदि इक्विटी का नाम नहीं दिया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दिया गया तो वहाँ पे भी कंपनी के ये स्वामी ही माना जाएगा, क्योंकि कभी भी शेयर होल्डर लेनदार नहीं होगा और ग्राहक नहीं होगा और कर्मचारी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। इस तरह के क्वेश्चन हो तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं। 56 नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर। लिखा है कि अधिकार अंश वे होते हैं जो प्रस्तावित किए जाते हैं। जो राइट शेयर होते हैं वे कौन शेयर होते हैं जो प्रस्तावित किए जाते हैं? कंपनी के निदेशकों को, कंपनी के पदाधिकारियों को, विद्यमान अंशधारियों को, कंपनी के लेनदारों को। सही ऑप्शन क्या होगा? कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को राइट शेयर इशू किए जाते हैं। अंश अपहरण खाते में अपहृत अंशों फॉरफिटेड शेयर के पुनः निर्गमन के पश्चात शेष बची राशि को किस खाते में ट्रांसफर किया जाता है? ये भी एक बार के एग्जाम है, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में आने वाला है। अब यह कह रहा है शेयर फॉरफिटेड कर लिया गया और फिर उसके बाद रीइशू भी किया गया, तो जो शेष राशि फॉरफिटेड अमाउंट की बचती है उसे ट्रांसफर कहाँ किया जाता है? तो पूंजी संचय खाते में अर्थात कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कुछ इसमें से सॉलिड ऐसे क्वेश्चन हैं, आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे क्या किसी भी आप टीजीटी पीजीटी लेवल का तो या टीचर्स एग्जाम का, उसमें वो क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। शेयर फॉरफीचर के लिए अनिवार्य है। जब शेयर फॉरफीचर किया जाता है तो उसके लिए किसकी परमिशन की जरूरत पड़ती है?
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑडिटर, रजिस्ट्रार। सही ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद, अंतर नियम की। री इशू पर डिस्काउंट की अधिकतम सीमा क्या है? जो री इशू करते हैं उस पर डिस्काउंट की मैक्सिमम सीमा क्या है बताइए। फेस वैल्यू, प्रीमियम, फॉरफीचर राशि, कोई राशि नहीं, फॉरफीचर राशि, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा मैं पानी पिया हूं। पुनः निर्गमन पर लाभ किस खाते में जाता है? री इशू पर जो प्रॉफिट होता है वो किस अकाउंट में जाता है? जनरल रिजर्व अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम में, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? किस अकाउंट में जाता है भाई? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अगला क्वेश्चन, फॉरफीचर के लिए नोटिस की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें तीन ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन पता नहीं कहां चला गया। फॉरफीचर के लिए नोटिस की जरूरत पड़ती है, किससे पड़ती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, कि डायरेक्टर रिसोल्यूशन से, कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, कि उपयुक्त में से डी मान लीजिए कोई नहीं। तो सही है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मतलब पार्षद सीमा नियम से। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, एक सेकंड के लिए होल्ड। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 62 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट शेयर अधिकार अंश वे होते हैं जो प्रस्तावित किए जाते हैं। राइट शेयर कौन होते हैं? जो प्रस्तावित किए जाते हैं। कंपनी के निदेशकों को, ऋणपतधारियों को, वर्तमान शेयर धारकों को, कंपनी के लेनदारों को। सही ऑप्शन है वर्तमान शेयर धारकों को। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। शेयरों का यथा अनुपात आवंटन से क्या आशय है? मतलब प्रोराटा, ठीक ना, शेयर का प्रोराटा अलॉटमेंट से क्या आशय है बताइए, क्या आशय है? आवेदकों के बीच बराबर शेयरों का आवंटन करना नहीं, निवेशकों को विवेकाधिकार के शेयरों का आवंटन करना नहीं, सभी आवेदकों को आवेदित शेयर के अनुपात में शेयरों का आवंटन करना। यही सही है ऑप्शन नंबर सी, कि सभी आवेदकों को आवेदित शेयर के अनुपात में शेयरों का आवंटन करना ही शेयरों का यथा अनुपात आवंटन कहलाता है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन है 64 नंबर। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का मेल सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। सुरक्षित एवं बंधक ऋण पत्र, अधिकार अंश व पूर्वाधिकार अंशधारियों का निर्गमन, और परिवर्तनीय ऋण पत्र होते हैं, सहभागी ये होते हैं। सही ऑप्शन क्या है? अधिकार अंश। ये इसका मेल सही नहीं है। बाकी सुरक्षित ऋण पत्र, बंधक ऋण पत्र होते हैं, परिवर्तनीय ऋण पत्र होते हैं, सहभागी पूर्वाधिकार अंश होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि बोनस का भुगतान किया जाता है। बोनस का भुगतान कैसे किया जाता है? नगद रोकड़ में, आंशिक चुकता अंशों और पूर्ण चुकता बनाने पर, नए बोनस अंशों के निर्गमन के द्वारा, उपयुक्त सभी। किसके द्वारा किया जाता है बोनस अंशों का निर्गमन भाई? ऑप्शन नंबर डी, सारे सिचुएशन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, विभाज्य लाभ कहलाता है। विभाज्य लाभ किसे कहते हैं? सकल लाभ को, कि चालू वर्ष का शुद्ध लाभ एवं गत वर्ष के शेष लाभ को, कि शुद्ध लाभ को, उपयुक्त सभी को। सोच के बताइए किसको कहा जाता है? सही ऑप्शन है चालू वर्ष के शुद्ध लाभ एवं गत वर्ष के शेष लाभ को। प्रविवरण निर्गमन के दिन से एक कंपनी अंशों का आवंटन प्रारंभ नहीं करेगी। मतलब जो हमारा प्रोस्पेक्टस इशू करने के दिन से एक कंपनी अंशों का आवंटन प्रारंभ नहीं करेगी। किस सिचुएशन में नहीं करेगी? तीसरे दिन के प्रारंभ तक, 5वें दिन के प्रारंभ तक, यही ऑप्शन सही है। 7वें दिन के प्रारंभ तक, 10वें दिन के, मैंने 5वें दिन के प्रारंभ तक वो आवंटन प्रारंभ नहीं कर सकती, उसके बाद कर सकती है। 68 नंबर क्वेश्चन है 68 नंबर। लिखा है कि कंपनी की वार्षिक सभा में घोषित किया जाने वाला लाभांश क्या है? मतलब वो कौन सा डिविडेंड है कंपनी की एनुअल मीटिंग में घोषित किया जाता है? अंतरिम लाभांश नहीं, अधि लाभांश नहीं, अंतिम लाभांश, फाइनल डिविडेंड को ही कंपनी के वार्षिक साधारण सभा में डिक्लेयर किया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक कंपनी की विशेषता नहीं है? मतलब पूछ रहा है कि पब्लिक कंपनी की कौन सी विशेषता नहीं है बताइए। पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, सतत उत्तराधिकार होता है, अंश अनंतरणीय होते हैं, इनमें से सार मुद्रा। सही ऑप्शन है अनंतरणीय होते हैं, मतलब हस्तांतरणीय होते हैं। तो ये विशेषता नहीं है, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
70 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी वह है जिसमें 51% या अधिक दत्त पूंजी होती है। किसके पास, मैंने गवर्नमेंट कंपनी किसको कहते हैं? ऐसी कंपनी जिसके कम से कम 51% शेयर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। लिखा है कि केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार की। सही ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है, 71 नंबर। इसमें कह रहा है कि एक डॉट डॉट दिया है, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है जिसका अविच्छिन्न क्रमबद्धता अनुसार मुद्रा के साथ कानून द्वारा निर्माण किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कंपनी कहते हैं भाई, कि कोई कंपनी ही एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अदत्त मांगों को कंपनी में तुलन पत्र में दर्शाया जाता है। जो हमारा कॉल्स इन एरियर होता है वो कंपनी के बैलेंस शीट में पूछ रहा है कि कहाँ दर्शाया जाता है। अंश पूंजी में जोड़कर ना, मांगी गई अंश पूंजी में से घटाकर। सही ऑप्शन है हमारा सी, मांगी गई अंश पूंजी में से घटाकर बैलेंस शीट में इसे दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अंशों के यथानुपात आवंटन से आशय है। पीछे भी एक क्वेश्चन आया था लेकिन थोड़ा बहुत चेंज था। आवेदकों के बीच समान अंशों में आवंटन, निवेशकों के विवेकाधिकार अंशों का आवंटन, सभी आवेदकों को आवेदित अंशों का यथानुपात आवंटन। सही ऑप्शन है सी। कंपनी की अंश पूंजी में सम्मिलित होते हैं। कंपनी के शेयर कैपिटल में क्या शामिल होते हैं? समता और पूर्वाधिकार अंश, समता अंश, केवल पूर्वाधिकार, केवल विशेष। सही ऑप्शन है ए। कंपनी के शेयर कैपिटल में शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों हमारे शामिल होते हैं। 75 नंबर 75 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि न मांगी गई पूंजी के उस भाग को जो भविष्य में केवल कंपनी के समापन के समय सुरक्षित कर दी जाती है उसे कहते हैं। देखिए ये चौथी बार आया क्वेश्चन। इसको हम क्या कहते हैं? एक लाइन में समझ लीजिए, संचित पूंजी। ये क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। 76 नंबर क्वेश्चन है कि शोधनी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझिए कि इसमें से मिलना ही मिलना है क्वेश्चन का, क्योंकि सिलेबस में से पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन बना है। बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होता है अल्टरनेट करके आते हैं। देखिए यह शोधनी पूर्वाधिकार अंशों के शोधन किया जाता है। शोधनी पूर्वाधिकार अंशों का भाई शोधन किस सिचुएशन में किया जाता है? जब, केवल तभी जब वो पूर्ण दत्त हो। सही ऑप्शन तो यही है, मतलब फुली पेड अप हो, उस समय शोधनी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एग्जैक्ट आंसर आप लोग उसको पढ़िए। 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि वे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें अतिरिक्त लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है निम्न श्रेणी में आते हैं। मतलब वे कौन से प्रेफरेंस शेयर है जिसको एडिशनल जो हमारा प्रॉफिट होता है उसमें लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अशोधनी पूर्वाधिकार अंश, अविष्टभाविक पूर्वाधिकार अंश, असंचयी पूर्वाधिकार अंश, लाभ रहित पूर्वाधिकार अंश। सही आंसर है लाभ रहित पूर्वाधिकार अंश। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के द्वारा बोनस अंश निर्मित किए जाते हैं क्योंकि कंपनी जो हमारी बोनस शेयर होती है वो इशू करती है। क्यों इशू करती है? अधिक रोकड़ उपलब्ध है, अत्यधिक एकत्रित सामान्य संचय है, समान कंपनियों में अत्यधिक प्रतियोगी है, उसमें सकल लाभ अनुपात ऊंचा है। सही तो बात यह है कि जो बोनस शेयर इशू इसलिए किया जाता है जब कंपनी के पास हमारा जनरल रिजर्व ज़्यादा एकत्र हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करती है कंपनियां? बोनस शेयर इशू करती हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 79 नंबर में कह रहा है कि एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर कंपनी के अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत निर्मित कर सकती है? बता रहा है कि एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर इशू जब करती है तो कुछ पूछ रहा है कि कंपनी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत इशू करती है? तो सेक्शन 52 के अंतर्गत। पूंजी का जो भाग कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है। देखिए बार बार ये 5वीं बार क्वेश्चन आया, तो सीधा सा इसका एक ही शब्द में आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट याद हो गए होंगे। संचित पूंजी। अगला है 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में सार्वजनिक कंपनी के डिफाइन किया गया है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में पब्लिक कंपनी के बारे में डिफाइन किया गया है किस सेक्शन में? धारा 219, धारा 221, धारा 220, धारा 220 में। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिभूत प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है
लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन हेर फेर करके है। प्रतिभूत प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सदस्यों को लाभांश देने के लिए तो कतई नहीं करते हैं। बोनस अंशों को कर सकते हैं। कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए भी सब कर सकते हैं। ऋणपत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित। सही ऑप्शन है क्या है? सदस्यों को लाभांश देने के लिए प्रतिभूत प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 नंबर। लिखा है कि प्राप्त अंश निर्गमन प्रीमियम खाता दर्शाया जाता है। जो प्राप्त शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम है ये दर्शाया जाता है चिट्ठे के समता एवं दायित्व में, चिट्ठे के संपत्ति में, लाभांश खाते में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। किस में दर्शाया जाता है? सही, आप चिट्ठे के समता एवं दायित्व भाग में सिक्योरिटी प्रीमियम को दर्शाया जाता है। विशेष अनुमति को छोड़कर समता अंशों पर अधिकतम छूट दी जा सकती है। मतलब विशेष परमिशन को छोड़कर जो हमारे इक्विटी शेयर है उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पूछ रहा है कि कितना दिया सकता। वैसे डिस्काउंट का तो प्रोविजन खत्म हो गया, लेकिन यदि क्वेश्चन में पूछता है कि डिस्काउंट मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है तो 5, 15, 12, 10% तक मैक्सिमम दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला 85 नंबर क्वेश्चन है, अदत्त याचना पर कॉल इन एरियर पर अधिकतम ब्याज तालिका एफ के अनुसार लिया जाता है। कह रहा है अदत्त याचना पर मैक्सिमम ब्याज कितना परसेंट तक लिया जाता है। ठीक है, बताइए कितना परसेंट तक लिया जाएगा? पीछे बताए थे 10%। एक पीछे क्वेश्चन आया था कॉल्स इन एडवांस का, उस पर 12% था, कॉल्स इन एरियर पर 10%। अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दर्शाया जाता है। जो हमारा अग्रिम याचना कॉल्स इन एडवांस को किस खाते में दर्शाया जाता है पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन में दे रहा है लाभन खाते में, अन्य चालू दायित्व में, चिट्ठे के संपत्ति भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो अन्य चालू दायित्व भाग में कॉल्स इन एरियर एडवांस को दर्शाया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, 87 नंबर। ध्यान दीजिएगा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 में निर्धारित किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 में क्या निर्धारित किया गया? तुलन पत्र अर्थात बैलेंस शीट को निर्धारित किया। नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जैक्ट याद रखिएगा। भाग 3 अनुसूची 3 भाग 1 में बैलेंस शीट के बारे में। पार्षद सीमा पत्र माने पार्षद सीमा नियम है। पूंजी वाक्य में उल्लिखित पूंजी राशि को जाना जाता है। मतलब ऐसी पूंजी का क्या नाम है जिसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम में किया गया? अधिकृत पूंजी, नाम मात्र की पूंजी, पंजीकृत पूंजी, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है एथोराइज कैपिटल का उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर क्वेश्चन है, 89 नंबर। लिखा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्मित कर सकती है। मतलब कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी इशू कर सकती है। क्या इशू कर सकती है भाई? केवल समतांश, पूर्वाधिकार, समता और स्वेट। ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी अधिनियम 2013 बना तो उसमें प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के साथ साथ एक स्वेट इक्विटी शेयर का भी जिक्र कर दिया गया है। तो इसको भी इशू कर सकती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बोनस अंशों का निर्गमन किया जाता है। जो बोनस शेयर होते हैं उसको कह रहा है कि इशू किया जाता है। कब? लाभान खाते से किया जा सकता है, शेष से, सामान्य संचय कोष से किया जाता है, लाभ से बनाए गए अन्य संचय कोष से बना। सारे ऑप्शन सही है। उपयुक्त सभी से बोनस शेयर को इशू हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन है, 91 नंबर कि कंपनी की अंश पूंजी में सम्मिलित होते हैं। कंपनी के शेयर कैपिटल में क्या शामिल होते हैं? डायरेक्ट समझिए, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों शामिल होते हैं। अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का निर्धारण निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि जब शेयर को इशू किया जाता है तो प्रीमियम का निर्धारण पूछ रहा है कि किसके द्वारा किया जाता है। कंपनी विधि परिषद द्वारा, सरकार द्वारा, सेबी द्वारा या निर्गमन करने वाली कंपनी। भाई प्रीमियम का निर्धारण जो निर्गमन करने वाली कंपनी है उसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि एक निजी कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। एक प्राइवेट कंपनी अपना व्यवसाय, देखिए प्राइवेट कंपनी व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए केवल रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए क्या है? उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा। तो लिखा है समावेलन का सर्टिफिकेट मिलने के तुरंत बाद। सही है। व्यवसाय प्रारंभ कर ये होगा नहीं, पार्षद अंतर नियम होगा नहीं, संचालकों होगा नहीं। सही ऑप्शन है ये। वो जब जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है वैसे अपना निजी कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। शेयर फॉर फीचर सामान्यतः कब किया जाता है? कह रहा है शेयर फॉर फीचर कब किया जाता है? जब कॉल मनी न मिले, जब शेयर धारक दिवालिया हो, जब कंपनी चाहे, जब शेयर बाजार है। सही ऑप्शन है
कि जब उसे याचना राशि या कॉल मनी नहीं मिलती है तो ऐसे सिचुएशन में शेयर को फॉरफिटेड कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। ठीक है, आप लोगों के पास समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं। ठीक है, शेयर फॉरफीचर होने पर शेयरधारक द्वारा दी गई राशि, जब शेयर को फॉरफीचर कर लिया जाएगा तो शेयरधारक द्वारा दी गई राशि को क्या किया जाता है? ऑप्शन में क्या है? वापस कर दी जाती है, कंपनी के पास रहती है, ट्रस्ट को दी जाती है, सरकार को दी जाती है। सही ऑप्शन है कि जब भी शेयर को फॉरफीचर कर लिया जाता है तो पैसा कंपनी के पास रहती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। फॉरफिटेड शेयर का रीइशू न्यूनतम मूल्य पर हो सकता है। अब देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉरफिटेड शेयर का रीइशू जब करते हैं तो पूछ रहा है कि इस न्यूनतम मूल्य पर हो सकता है। ऑप्शन में क्या दिया है? फॉरफीचर की गई राशि से कम नहीं, जिस अमाउंट से फॉरफिटेड की गई है उससे कम नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर यही सही है। ज़्यादा जानने की नीचे वाला नो जानिए, ये सब नीचे गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 97 नंबर, 97 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है फॉरफीचर शेयर की रीइशू होने पर हुआ लाभ कहाँ ट्रांसफर किया? जब शेयरों को फॉरफिटेड कर लिया जाता है, रीइशू होने पर जो लाभ होता है पूछ रहा है कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम में, जनरल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में, रेवेन्यू रिजर्व में? तो सही ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। फॉरफीचर की जनरल एंट्री में शेयर कैपिटल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जब फॉरफीचर की एंट्री हम करते हैं जनरल एंट्री तो वहाँ पे शेयर कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या होता है? बताइए क्या होता है? डेबिट होता है। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, एक संयुक्त स्कंद कंपनी वह है जो, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कौन है? प्रत्याभूति कंपनी है, सीमित दायित्व वाली कंपनी है, असीमित दायित्व वाली कंपनी है, इनमें से कोई नहीं। सीमित दायित्व वाली कंपनी को एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लीन ऑफ शेयर का क्या अर्थ है? लीन ऑफ शेयर का क्या मतलब है? लीन ऑफ शेयर किसको कहते हैं? शेयर ट्रांसफर को, कंपनी का दावा, देखिए इस पर टिक भी लगा है, कंपनी के दावा जो होता है उसी को लीन ऑफ शेयर है। जब कंपनी पे कोई दावा वगैरह किया जाता है कंपनी द्वारा तो उसको लीन ऑफ शेयर के नाम से जानते हैं। कैपिटल रिजर्व बनता है। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कैपिटल रिजर्व कैसे बनता है? फॉरफीचर राशि में से डिस्काउंट घटा देंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल रिजर्व। डिस्काउंट में से फॉरफीचर घटाएंगे तो नहीं बनेगा, फेस वैल्यू में से मार्केट वैल्यू घटाएंगे तो नहीं बनेगा, प्रीमियम में से डिस्काउंट घटाएंगे तो नहीं। कैपिटल रिजर्व बनता है फॉरफीचर अमाउंट में से डिस्काउंट की राशि को घटा देंगे तो कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। अगला 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी द्वारा अंश प्रमाण पत्र निर्गमन है तो अनुमति आवश्यक। मतलब जब एक कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है तो उसको किसकी परमिशन की जरूरत पड़ती है? एक संचालक मंडल के प्रस्ताव की, यही सही दिख रहा है, अंशधारियों की सामान्य सभा के प्रस्ताव द्वारा, कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा, कि केंद्रीय सरकार द्वारा? किसकी परमिशन की जरूरत पड़ती है? सही ऑप्शन है कि एक संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा। अंश हस्तांतरण को वैध बनाने के लिए आवश्यक है कि वह रजिस्टर्ड हो। मतलब शेयर ट्रांसफर करने के लिए को वैध बनाने के लिए ये जरूरी है कि वो रजिस्टर्ड हो। कहाँ रजिस्टर्ड हो? न्यायालय में, सरकार में, रजिस्ट्रार के पास कि कंपनी के पास? किसके पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है? कंपनी के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 104 नंबर क्वेश्चन है हमारा 104 में कह रहा है कि अंश आवेदन खाते की प्रकृति है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किस नेचर का है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये पीछे क्वेश्चन था, ये पर्सनल अकाउंट होता है। ऑप्शन नंबर ए। कुछ आसान भी क्वेश्चन है, यहाँ देखिए न्यूमेरिकल है। 10 रुपये का अंश जिस पर 8 रुपया मांगा गया है। शेयर कितना है? 10 रुपये का, मांगा गया है 8 रुपया, 5 रुपये चुकाए गए, 5 रुपया, लेकिन 5 रुपये चुकाए गए का हरण कर लिया गया, मतलब उसका फॉरफिटेड कर लिएगा। पूंजी खाता डेबिट किया जाएगा, मतलब शेयर एप्लीकेशन क्या नाम है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। तो जितना रुपया मांगा गया है उससे डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर 106 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है। प्रदत्त राशि से, मांगी गई राशि से, बकाया राशि से, सममूल्य पर? सही ऑप्शन है मांगी गई राशि से। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। देखिएगा एग्जाम जब देंगे तो जरूर कुछ क्वेश्चन काफ़ी मिलने के चांसेस है।
जब कोई कंपनी व्यापारिक ऋण के भुगतान के न किए जाने के कारण अंशों का हरण करती है तो उसे कहते हैं, क्या कह रहा है कि जब कोई कंपनी व्यापारिक ऋण बिजनेस लोन का पेमेंट न किए जाने के कारण शेयर का फॉरफिटेड करती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? एक अवैधानिक अंशों का हरण। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी व्यापारिक ऋण लोन का पेमेंट न करने के कारण शेयरों का फॉरफिचर नहीं कर सकती। वो शेयर का फॉरफिचर तभी करेगी कि जो याचना राशि का पेमेंट टाइम से नहीं किया है तब की करेगी। तो इसलिए इसको अवैधानिक हरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला है 108 नंबर। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक जनता को आमंत्रण, प्रारंभिक जनता को आमंत्रण मतलब आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर से क्या तात्पर्य है? ये आईपीओ का नाम सुने होंगे। ऐसे अंश जो स्कंद विनिमय केंद्र में सूचीबद्ध हो, ऐसे अंश जिनका सरकार ने गारंटी दी हो, ऐसे अंश जिन पर लगातार ऊंची दर से लाभ चुकाया गया हो, ऐसे अंश जिनका निर्गमन पहली बार। सही ऑप्शन तो आपका यही है कि ऐसे शेयर जिसे कंपनी पहली बार इशू कर रही है उसी का आईपीओ इशू किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। स्वेट, ये स्वेट है। स्वेट समता अंश किनको निर्मित किए जाते हैं? जो स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं वो किनको इशू किए जाते हैं? कंपनी के संचालक को, कंपनी के कर्मचारी को, कंपनी के बैंकर्स को। ए बी दोनों सही ऑप्शन है। ए बी दोनों कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी के एम्प्लॉइयों को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि अंशों पर निर्गमन प्रीमियम किसके द्वारा किया जाता है? मतलब से अंशों पर निर्गमित प्रीमियम किसके द्वारा किया जाता है, मतलब शेयर का प्रीमियम किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन ये। कंपनी लॉ बोर्ड नहीं, केंद्र सरकार नहीं, निर्मित करने वाली कंपनी, ये भी पीछे था, बस क्वेश्चन मॉडिफाई होगा और ऑप्शन चेंज होगा। अंशों के समर्पण का प्रभाव वही होता है जो अंशों के, देखिएगा, सरेंडर ऑफ शेयर और फॉरफीचर ऑफ शेयर लगभग दोनों एक समान है। तो अंशों का समर्पण का प्रभाव वही होता है जो अंशों के हरण का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, हरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 में कह रहा है जब एक कंपनी आवंटन के बाद राशि मांगती है तो उसे क्या कहते हैं? जब भी एक कंपनी एप्लीकेशन होता है पहले, उसके बाद अलॉटमेंट करती है, उसके अलॉटमेंट के बाद जो राशि मांगती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम याचना राशि के नाम से जानते हैं। अंश पूंजी के प्रकार है, शेयर पूंजी के क्या प्रकार है? बांड है, म्यूचुअल फंड है, समता अंश पूंजी है, सभी है। तो सही ऑप्शन क्या है? अंश पूंजी के कौन प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर सी, केवल इक्विटी शेयर है, बाकी शेयर पूंजी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये दो ऑप्शन कट गया है। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अंश आवंटन की देय राशि होने पर अंश आवंटन खाता किया जाता है। अब देखिए, शेयर का अलॉटमेंट की राशि देय होने पर शेयर अलॉटमेंट खाता क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, दोनों किया जाता है कि नहीं किया जाता? तो डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया जाता है। देय होने पर, प्राप्त होने पर तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। 115 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक खाता किया जाए। जब प्रथम याचना की राशि प्राप्त होती है तो वहाँ पे कौन सी एंट्री की जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो वहाँ पे डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अंश हरण की दशा में अंश हरण खाता क्रेडिट किया जाता है। देखिए, शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। पूछा जा रहा है कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट किस अमाउंट से क्रेडिट किया जाता है? तो जो अमाउंट शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया है, मतलब कंपनी को जो प्राप्त हो चुका है, तो प्राप्त राशि से शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला 117 नंबर क्वेश्चन है, अभिधत पूंजी और याचित पूंजी के बीच क्या अंतर है? जो हमारा अभिधत पूंजी है और याचित पूंजी है, इन दोनों के बीच में हमारा डिफरेंस क्या है? सही ऑप्शन है बकाया याचना, अग्रिम याचना, अयाचित पूंजी। इनमें से या अयाचित पूंजी, अयाचित पूंजी का मतलब ऐसी पूंजी जिसकी याचना नहीं की गई है, यही दोनों के बीच में डिफरेंस। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लोक कंपनी अंशों का आवंटन कर सकती है। लोक कंपनी मतलब एक पब्लिक कंपनी अपने अंशों का आवंटन कर सकती है। किस सिचुएशन में अंशों का आवंटन कर सकती है?
जो समस्त अंश पूंजी जनता ने ले ली हो बिल्कुल गलत। प्रविवरण में वर्णित न्यूनतम अंशदान मैंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन जनता से मिल गया, ये सही है। समस्त अंशों के अंकित मूल्य के कम से कम 5% मूल्य तक जनता ने अभिदान दे दिया, ये गलत है। कंपनी के संचालकों ने अपने योग्यता अंशों का भुगतान कर दिया, ये भी गलत। सही ऑप्शन क्या है कि एक पब्लिक कंपनी अपने अंशों का आवंटन तभी कर सकती है जब प्रविवरण में वर्णित न्यूनतम अंशदान मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट जनता से मिल गया हो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर। 119 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है पूर्वाधिकार अंशों को इक्विटी अंशधारियों के ऊपर पूर्वाधिकार है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर पूर्वाधिकार होता है। किस सिचुएशन में होता है? ऑप्शन में दे रहा है कि कंपनी के समापन पर पूंजी वापसी के संबंध में ना, जब कंपनी को लाभ हो तो लाभांश प्राप्ति के बारे में, कंपनी की सभाओं में मताधिकार का, ये भी गलत है। कंपनी के समापन पर पूंजी वापसी तथा लाभ होने की दशा में लाभांश प्राप्ति का, ये पूर्वाधिकार अंशों को इक्विटी अंशधारियों के ऊपर पूर्वाधिकार होता है कंपनी के समापन पर पूंजी की वापसी और लाभ होने की दशा में लाभांश प्राप्त करने का। सही ऑप्शन है डी। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है एक सरकारी कंपनी वह है जिसकी अंश पूंजी 51% और या अथवा राज्य सरकार के पास होती है। वो कौन सी किस पूंजी का कह रहा है? एक सरकारी कंपनी वह होती है जिसका 51% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की में हाथ में हो, लेकिन किस पूंजी का, ये ध्यान दीजिएगा। अधिकृत पूंजी, प्रदत्त पूंजी, याचित पूंजी, निर्मित प्रदत्त पूंजी का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इस तरह आप लोग का 120 क्वेश्चंस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अर्थात कंपनी अकाउंट का प्रोवाइड किया गया जो केवल शेयर से रिलेटेड है। शेयर पूरा आपके सिलेबस में है, तो इस तरह आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए और अधिक से अधिक इस समय कम है, एक सप्ताह गिने चुने है समय, तो PYQ पे फोकस करिए। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे नेक्स्ट डे।